हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा हॉट 24/7 पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है जेएसएससी का एक और कारनामा के बारे में जिसने कि खोरठा के सिलेबस को चेंज कर दिया है। अब हमने इतने बड़े सिलेबस को जी जान लगाकर एक करके क्या करा था, उसे कवर किया था और बहुत सारे एस्पायरेंट हमारे साथ जुड़ के खोरठा को 2-3 बार रिवाइज भी कर लिए थे उतने बड़े सिलेबस को। और बहुत सारे स्टूडेंट का जो है मार्क्स 85 प्लस अभी वो अटेम्प्ट कर पा रहे थे सही सही। हमने इतना अच्छे से उसे कवर किया था उतने बड़े सिलेबस को। हम हमेशा कहते हैं कि हमें किस प्रकार से तैयारी करनी है, तो स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी है। हमें कोई पीएचडी, हमें कोई स्कॉलर नहीं बनना है। स्मार्ट तरीके से तैयारी करके हमें बस इतना होना चाहिए कि हमारा सही सही सवाल 90 प्लस हम एग्जामिनेशन में कवर करके आ पाए, वो भी सही सही। हमने पिछले सिलेबस को जो कि उतना बड़ा था उसमें भी हमने ऐसा किया था। और जो ये नया सिलेबस दिया गया है, भले ही हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है कि इतने बड़े सिलेबस को जब हमने कवर किया पूरा मेहनत हमारा पानी में चल गया, लेकिन ये जो सिलेबस फिर से दिया गया है जेएसएससी के द्वारा, ये सिलेबस उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा सिलेबस है और बहुत आसान है। हम इसे जल्दी ही कवर कर लेंगे और यकीन मानिए हम 2 से 3 बार इसे 3 महीनों के अंदर, 90 दिनों के अंदर 2 से 3 बार रिवाइज भी कर लेंगे। कम से कम 2 बार रिवाइज कर लेंगे। आप लोग अपने से जितना बार फिर रिवाइज करना चाहें उतना बार आप कर सकते हैं, लेकिन हम आपको 2 बार इस बड़े सिलेबस को, ये जो सिलेबस दिया गया चेंज करके, उसको हम रिवाइज कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, क्वेश्चंस लगा लेंगे और यकीन मानिए जो हमारा टारगेट है 90 प्लस का, वो हम बिल्कुल अचीव करेंगे इस नए सिलेबस के साथ भी। इसीलिए आप लोग को परेशान नहीं होना है, हतोत्साहित नहीं होना है। बहुत छोटा सिलेबस है, बहुत जल्द हम इसे कवर कर लेंगे। जो ये नया सिलेबस है इस पर आधारित आज हमारा ये खोरठा का पहला क्लास है। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं कोई खोरठा का पीएचडी स्कॉलर नहीं हूं, ना ही कोई खोरठा का स्पेशल टीचर हूं, लेकिन हाँ, मुझे समझ में आता है, आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ भी समझ में आता है। बस आपको इतना होना चाहिए कि हमसे सवाल लग जाए। अगर बात करें नए सिलेबस पर आधारित, तो नए सिलेबस में दिया गया है एक सेक्शन जिसमें कहा गया है कि खोरठा साहित्यकारों की व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी और उनके कृतित्व यानी कि उनका योगदान खोरठा क्षेत्र में या फिर साहित्य के क्षेत्र में, हिंदी हो, उर्दू हो, अंग्रेजी हो, किसी भी क्षेत्र में अगर उसका कोई कृति है, अगर उनका कोई रचना है, तो उस पर भी हमको ध्यान देना होगा। साथ ही साथ उसके पर्सनालिटी पर ध्यान देना होगा, उनका क्या व्यक्तित्व रहा है, उनका क्या योगदान रहा है, या फिर खोरठा के क्षेत्र में या फिर उनके पर्सनल लाइफ में। हर कुछ को हमें कवर करना है और यहाँ पर एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से बता दिया गया है कि इन इन लेखक और कवियों के बारे में हमें यहां पर पढ़ना है। जैसे कि पहला है हमारा भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी को पढ़ना है। उसके बाद श्रीनिवास पानूरी जी, ए झा जी, विश्वनाथ दसौंधी राज, विश्वनाथ नागर, शिवनाथ प्रमाणिक, श्याम सुंदर महतो श्याम। तो ये इतने लेखक पर हमें निबंध, उनके व्यक्तित्व और उनके कृतित्व पर लिखना है, जानना है। और इससे यकीन मानिए जब हम इसे कवर कर लेंगे तो आपसे एक भी सवाल नहीं छूटेगा। तो चलिए आज हम पहला जो हमारा व्यक्तित्व है वो है भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी का। तो एक एक करके हम सबको कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर है भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, इनका व्याकुल जो है इनका उपनाम है, तो ये भी याद रख लीजिएगा। भुवनेश्वर दत्त शर्मा इनका उपनाम व्याकुल जी है। अब व्याकुल जी का जन्म जो है 17 मार्च 1908, याद रखिएगा, एक एक चीज को ध्यान से सुनिएगा। इस पर, इससे संबंधित हम एमसीक्यू भी जल्द ही लेकर आएंगे, यानी कि हम पहले इसके थ्योरी को करेंगे, उसके बाद इसके एमसीक्यू को करेंगे। देखिए, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी का जन्म 17 मार्च 1908 को, 17 मार्च कब, 17 मार्च 1908 को कहां पर, तो महथाडीह गांव, गिरिडीह जिला, महथाडीह, गिरिडीह जिला के महथाडीह गांव में 17 मार्च 1908 को एक ब्राह्मण परिवार के यहां भुवनेश्वर दत्त शर्मा का जन्म हुआ है। याद रखिएगा, 17 मार्च 1908 को गिरिडीह जिले के महताडीह गांव में ये भुवनेश्वर शर्मा जी का जन्म हुआ। अगर बात करें इनके पिताजी का नाम, तो बलदेव उपाध्याय, इनके पिताजी का नाम बलदेव उपाध्याय और इनकी माता शांति देवी थी। तो अब याद रहेगा आपको, भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी का, उसके पिताजी का नाम बलदेव उपाध्याय और माता जी का नाम शांति देवी। इनके जन्म के कुछ साल बाद ही इनके पिताजी का देहांत हो जाता है और इनका बचपन बहुत ही दुखों से गुजरता है। देखिए, इसके बाद ये बिशुनगढ़ में चले जाते हैं और 17 सितंबर 1984, देखिए इनका जन्म हुआ है
है 17 मार्च 1908 को और 17 सितंबर 1984 को इनकी मृत्यु हो जाती है भुवनेश्वर दत्त शर्मा की। याद रखिएगा, भुवनेश्वर दत्त शर्मा का जन्म 17 मार्च 1908, गांव महताडी, जिला गिरिडीह, एक ब्राह्मण परिवार में बलदेव उपाध्याय इनके पिताजी का नाम, माता जी का नाम शांति देवी। 17 सितंबर 1984 को इनका देहांत हो जाता है। अब बात करते हैं इनके शिक्षा दीक्षा की, तो 5 क्लास तक पढ़ने के बाद ये काशी घर से चले गए थे। काशी कहा जाता है कि ये भाग करके काशी यानी कि बनारस चले गए थे और उसके बाद ये घूम करके भी आ जाते हैं, याद रखिएगा। तो 5 क्लास तक पढ़ने के बाद ये काशी चले जाते हैं घर से भाग करके। इन्हें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत इनकी भी जानकारी ठीक ठाक थी। अगर बात करें व्याकुल जी, गांधीवादी कांग्रेसी थे, याद रखिएगा, क्योंकि इनका जन्म 1908 में हुआ है तो आजादी से पहले की बात है। आजादी से पहले की बात है, आज से लगभग 100-120 साल पहले की यह घटना है। ठीक है, इनका जन्म हुआ है, इनकी मृत्यु 1984 में हो जाती है, ये भी याद रखिएगा। ये 17 मार्च और ये 17 सितंबर। व्याकुल जी गांधीवादी कांग्रेसी थे। अच्छा, समय के मुताबिक आजादी, उस समय चूंकि समय कैसा था, आजादी की लड़ाई में हर एक युवा, हर एक यूथ जो था वो आजादी की लड़ाई में कूद जाता था, क्रांतिकारी बन जाता था। तो यहाँ पर व्याकुल जी भी आजादी, समय के मांग के मुताबिक व्याकुल जी भी आजादी की लड़ाई में कूद जाते हैं और 1925 ईस्वी को मात्र 17 साल की आयु में 1925 में ये कांग्रेस से जुड़ जाते हैं। मात्र 17 साल की आयु में ये 1925 में कांग्रेस से जुड़ जाते हैं। याद रखिएगा, व्याकुल जी कांग्रेस से कब जुड़ते हैं? 17 साल की आयु में 1925 ईस्वी में, क्योंकि यह गांधीवादी कांग्रेसी थे। बात करते हैं हजारीबाग के पहले सांसद की, तो हजारीबाग के पहले सांसद बाबू राम नारायण सिंह, याद रखिएगा, हजारीबाग के पहले सांसद बाबू राम नारायण सिंह के साथ रह के ये कांग्रेस का प्रचार प्रसार कर रहे थे और उनके साथ ही सामाजिक काम भी करते थे। इसी क्रम में कांग्रेसी कार्यकर्ता सरस्वती सुशीला देवी संग इनको काम करने का मौका मिलता है। याद रखेंगे कि जो व्याकुल जी थे, भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी जो थे, ये एक कांग्रेसी, गांधीवादी कांग्रेसी थे। तो ये हजारीबाग के पहले सांसद बाबू राम नारायण सिंह के साथ प्रचार प्रसार करते थे, सामाजिक काम करते थे और इसी क्रम में इनको कांग्रेसी कार्यकर्ता सरस्वती सुशीला देवी संग काम करने का मौका मिला। साथ में रहते रहते इनका संगति, इसके बाद ये दोस्ती प्यार में बदल गया और दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं। क्योंकि सरस्वती देवी कहा जा रहा है कि एक विधवा थी और विधवा होने के बाद ये बिहार की, याद रखिएगा, बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की सगी भतीजी थी। याद रखिएगा, सरस्वती सुशीला देवी जो कि एक कांग्रेसी कार्यकर्ता थी, हजारीबाग में बाबू राम नारायण सिंह के साथ प्रचार प्रसार और सामाजिक काम करने के क्रम में सरस्वती सुशीला देवी के साथ व्याकुल जी का मिलन होता है, संगति बढ़ती है और प्यार में बदल जाता है और वही प्यार के बाद ये आपस में विवाह के बंधन में बंध जाते हैं सरस्वती सुशीला देवी से। और ये सरस्वती सुशीला देवी बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, अब ये हैं ब्राह्मण और श्री कृष्ण सिंह राजपूत, तो श्री कृष्ण सिंह की सगी भतीजी रहती हैं और ये दोनों इंटरकास्ट मैरिज करते हैं। तो आप सोच सकते हैं ये कब की बात है, आज से 100-150 साल पहले की बात है और उस समय व्याकुल जी इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये बिल्कुल मॉडर्न थिंकिंग के थे, मॉडर्न सोच के थे, आधुनिक सोच के थे और विचार के थे। तो इतना यहां से हमने देखा। अगर बात करते हैं इनके साहित्यिक योगदान की, तो साहित्यिक योगदान में कांग्रेस के काम करते चलते ये घूम घूम कर करते थे और वहां पर हिंदी और खोरठा गीत गा गाकर लोगों को ये रिझाते थे। क्या करते थे, याद रखिएगा, कांग्रेस, चूंकि ये कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, कांग्रेस गांधीवादी कांग्रेसी थे और कांग्रेस के काम करते करते समाज में घूमते बुलते चलते, ठीक है, सामाजिक काम करते करते सभा करते थे और वहां पर हिंदी और खोरठा गीत गा गाकर लोगों को रिझाते थे, लोगों को अट्रैक्ट करते थे, लोगों को अपने तरफ खींचते थे। अच्छा, कितना बार कहा जा रहा है कि कई झीक जेहलो गेल रहा, कहा जा रहा है कि क्योंकि ये स्वतंत्रता आंदोलन में कूद चुके थे और उस समय के जो स्वतंत्रता आंदोलन में कूदने वाले जो क्रांतिकारी होते थे, युवा होते थे, उनको जेल भी जाना पड़ता था। तो व्याकुल जी भी बहुत बार जेल गए थे और 1930 ईस्वी की बात है, 1930 ईस्वी में व्याकुल जी का मिलन, व्याकुल जी का भेंट जेल में राम वृक्ष बेनीपुरी, हिंदी के बहुत बड़े लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी, याद रखिएगा, 1930 में व्याकुल जी का भेंट, व्याकुल जी का मिलन राम वृक्ष बेनीपुरी से जेल में होता है। और यहाँ पर कैदी नाम का ये कविता राम वृक्ष बेनीपुरी के साथ मिलकर लिखते हैं। कैदी नामक कविता पहला बार
छपता है। उसके बाद जानकी वल्लभ शास्त्री जी का बेला पत्रिका रचना छपे लागल कहा जा रहा है। इसके बाद जानकी वल्लभ शास्त्री जी का बेला पत्रिका में, जानकी वल्लभ शास्त्री जी का बेला पत्रिका था, उसमें इनकी रचना छपने लगती है। उसके बाद कितने पत्रिका रचना छपने लगी, हिंदी और उर्दू में भी इनकी रचना आने लगी। हिंदी और उर्दू में एक किताब का नाम है उर्दू का कलाम ए व्याकुल नाम से एक किताब 1939 में छपता है। याद रखिएगा व्याकुल जी का एक रचना कलाम ए व्याकुल, क्या कलाम ए व्याकुल नाम से एक किताब छपती है 1939 में, जिसकी भूमिका राम नारायण सिंह लिखते हैं। याद रखिएगा कि इनकी एक रचना थी कलाम ए व्याकुल, और उनकी भूमिका, उस कविता की भूमिका को लिखने वाले कौन थे? कलाम ए व्याकुल कविता की भूमिका को लिखने वाले थे राम नारायण सिंह। और ये जो व्याकुल, ये जो कलाम ए व्याकुल जो रचना है किनका? तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी का। उनकी कुछ पंक्तियां यहाँ पर है, देखिए किस प्रकार की ये कविताएं लिखते थे, जिससे कि युवाओं के मन में जोश भर जाता था कि गुलामी की जंजीर में तो बिल्कुल नहीं रहना है। उन उस कविता का ये दो पंक्ति है कि नौजवान या तो गुलामी को मिटा कर दम ले, नौजवान या तो गुलामी को मिटा कर दम ले, वरना अच्छा है कि बस सर कटा कर दम ले। देखिए कितना जोश वाला कविता ये लिखते थे और लोगों को अट्रैक्ट करते थे, लोगों को अपनी तरफ खींचते थे कि आओ और इस गुलामी की जंजीर को तोड़ दो। अगर गुलामी में रहने से अच्छा है मर जाना, लेकिन जिंदा मत रहो गुलामी में। नौजवान या तो गुलामी को मिटा कर दम लो, वरना अच्छा है कि बस सर कटाकर दम लो। इस किताब का दाम उस समय मोटे यानी कि एकदम बिल्कुल 12 आना 75 पैसा था, जिसको अंग्रेजी हुकूमत ने इस किताब को जब्त कर लिया। इसकी पांडुलिपि को भी हथिया लिया, क्योंकि ये इस प्रकार की रचना लिखेंगे तो लोगों में जोश आएगा, उबाल आएगा, वो भी क्रांतिकारी बनेंगे और स्वतंत्रता के आंदोलन में कूद पड़ेंगे, जिससे कि अंग्रेजों को दिक्कतें होंगी। तो इसी कारण से ये जो रचना थी व्याकुल जी का कलाम ए व्याकुल, इसकी जो पंक्तियां आपने सुना किस प्रकार की रचना होगी, और ये 75 पैसा, ये भी याद रख लीजिएगा कि कलाम ए व्याकुल जो उस समय उसका दाम कितना था, तो मोटे मतलब बिल्कुल 12 आना 75 पैसा। अंग्रेजी हुकूमत इसको जब्त कर लेता है और इसकी पांडुलिपि को भी हथिया लेता है। अगर बात करें इनकी कृतियां, इनकी रचनाएं हिंदी में, तो याद रखिएगा कलाम ए व्याकुल, तरान ए व्याकुल, सफर का साथी, छोटा नागपुर, ये सब कविता इनकी हिंदी में है। ये सब कविता संग्रह है। कलाम ए व्याकुल, तरान ए व्याकुल, सफर का साथी, छोटा नागपुर, सब कविता संग्रह है जो कि व्याकुल जी की रचना है हिंदी में। अच्छा, खोरठा में इनकी रचना है, तो ये क्योंकि इस प्रकार की रचना ही लिखते थे कि लोगों के दुख दर्द, संताप, गुलामी, अंग्रेजों के खिलाफ, यही सब टाइप का ये रचना लिखते थे। तो खोरठा में भी इनकी कुछ रचनाएं हैं, जिसमें है किसानों का अंतर्नाद। क्या है? किसानों का अंतर्नाद, यानी कि किसान जो दुखी हैं, किसान जो अंदर अंदर रो रहे हैं, उसके दुख और दर्द को ये लेखनी के माध्यम से, रचनाओं के माध्यम से लोगों के बीच उजागर करने का काम कर रहे हैं। तो खोरठा में इसने लिखा था किसानों का अंतर्नाद, मादल, मादल ध्वनि, मधुर ताल, ये सब गीत संग्रह हैं जो कि खोरठा में है। तो खोरठा में इनका कुछ रचना याद रखिएगा, किसानों का अंतर्नाद, मादल ध्वनि, ठीक है, मादल ध्वनि, मधुर ताल, और ये सब डेट भी याद रख लीजिएगा, ईयर भी याद रख लीजिएगा। 76-77 में मादल ध्वनि, मादल ताल आता है, मादल आता है आपका 1950-51 में, 43-44 में आता है किसानों का अंतर्नाद। इनकी मृत्यु 1984 में होती है, 17 सितंबर 1984 को। उर्दू में भी इनकी कुछ रचनाएं हैं, हुस्नो इश्क और फलक से, जो कि शायरी है, हुस्ने इश्क और फलक से, तो उर्दू में खोरठा में, हिंदी में ये सब कुछ इनकी रचनाएं हैं। देखिए खोरठा के उदाहरण, कुछ इनकी जो पंक्तियां हैं देख लीजिए। कहा जा रहा है, जैसे इनकी पंक्तियां, जकरा लागी हम घर दर त्याग लू, कहा जा रहा है कि जिसके लिए हम घर दर त्याग दिए, धरलू जोगनिया के भेष। कहा जा रहा है, इनकी कुछ पंक्तियां हैं खोरठा को लेकर के, कि जिसके लिए हमने अपना घर द्वार सब त्याग दिया, एक जोगनिया, एक योगी का भेष कर लिया, रमता जोगी जिसका कोई घर द्वार नहीं होता, घूम घूम कर अपना जीवन बसर करते हैं, तो उसका हमने भेष धर लिया, अपने घर दर को त्याग दिया। जिकरा लागी मोर हाड़ मांस सूखी गिल, जिसके लिए मेरा शरीर का हड्डी मांस सूख गया,
से हीरे विदेशी चली गेल। कहा जा रहा है कि जिसके लिए हमने घर दर त्याग दिया, जोगी का वेश धर लिया, जिसके लिए हमारे शरीर का हाड़ मांस सूख गया है, वो हमसे जुदा हो गया, विदेश चला गया। हाय रे विधि बड़ा दुख भेल, हाय रे विधि बड़ा दुख भेल। तो ये अपने दुख को बता रहे हैं खोरठा के उदाहरण को देते हुए। देखिए इनकी कुछ पंक्तियां हिंदू मुसलमान के एकता को बनाए रखने के लिए भी लिखा गया है, ये भी ध्यान में रख लीजिएगा कि ना ही कोई अलग ना आन को, कहा जा रहा है कि ना ही कोई अलग है ना किसी का आन है, एक सब हिंदू मुसलमान हो। ना ही कोई अलग है ना ही किसी का आन अलग है, एक सभी हिंदू हो या मुसलमान हो सब एक है। राम रहीम एक, कृष्ण करीम एक खुदा अल्लाह भगवान को। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, हिंदू मुसलमान की एकता को बनाए रखने के लिए भी। तो ये देखिए किस प्रकार के रचनाकार थे, इस प्रकार के कवि थे। आधुनिक तो ये थे ही, क्योंकि आपने देखा इंटरकास्ट मैरिज इन्होंने किया है। तो हिंदू मुसलमान की एकता को बनाए रखने के लिए ना ही कोई अलग ना आन गो, एक सब हिंदू मुसलमान गो, राम रहीम एक, कृष्ण करीम एक खुदा अल्लाह भगवान गो, ये था। अगला देखिए किसाने के दुख दर्द पर, किसाने के दुख दर्द पर इनका कुछ पंक्तियां हैं, ये भी देख लीजिए कि झुमरी बिसरी गेलू, मतलब सब कुछ ये भूल गए, बिसरलू डोहवा, बिसरलू मांदर के ताल को, यानी कि किसान का दुख दर्द है, इसके लाइफ में कोई भी किसी भी प्रकार का आनंद नहीं है, हर समय दुख दर्द, हर समय अंदर ही अंदर ये संताप कर रहा है, अंतर्नाद कर रहा है, रो रहा है। कहा जा रहा है कि बसिया के जून आजू मनहु ना भावई की, कहा जा रहा है कि कुछ भी मन नहीं भा रहा है, भावई ना गुड़िया के गाल गो, हाय राम हाय राम। तो ये किसानों के दुख दर्द पर भी इनकी कुछ कविताओं की पंक्तियां हैं। आगे देखिए किसानों के कांदे, यानी कि किसानों का रोने का अंतर्नाद, क्रंदन के कुछ पंक्तियां ये इन्होंने लिखा है कि दुख दनवा कैलक हैरान रे, यानी कि दुख जो देने वाला ये आखिर कैसा दुख है, इससे किसान हैरान हो चुका है। फिकिरिया मारलक जान रे, फिक्र जो है, चिंता जो है, इसको जान मार रहा है। कर्जा करी करी खेती कैलू, किसानों के दुख दर्द अंदर का जो ये रोना है, अंतर्नाद है, उसके बारे में ये उसको एक पंक्ति में, उसको एक रचना में, उनको कविताओं के माध्यम से लोगों के बीच ये रख रहे हैं कि कर्जा करी करी खेती कैलू, मरी गेल रे सब धन, पहला बेची रजवा के देले, यानी कि जब कर्जा लेता है तो उसके बाद जब फसल नहीं होता है तो अब कैसे भी करके उस कर्जे को सूद के साथ चुकाना होता है, चाहे वो साहूकार हो, राजा हो, तो बैल बेच कर दो, खेत बेच कर दो। तो बैला बेची रजवा के देले, सहुआ कहे बेईमान, मतलब बैल वल बेच के सब कुछ बेच करके दिया, फिर भी सब चुका दिया है, मूल चुका दिया है, सूद लेते लेते देते देते फिर भी सहुआ हमको कहे बेईमान रे, रे फिक्रिया मारलक जान रे। तो किसानों का जो ये स्थिति है, ये जो दुखदायी स्थिति है, उसको उनको ये अपने कविता के माध्यम से दर्शा रहे हैं। अगला देखिए यहाँ पर हुआ, यानी कि बच्चों के दुलार को ये कविता के पंक्ति में ये इस प्रकार से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हामर बाबू हामर सोना, हमर बाबू हमर सोना, हमर सुगा पढ़ ले गेल। मतलब कि यहाँ पर लोगों को जागृत करने की इस कविता के माध्यम से क्या कर रहे हैं, ये उस समय, चूंकि ये आज से 100-150 साल पहले की बात है, तो लोग उस समय अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे। लेकिन ये चूंकि आधुनिक समय के, आधुनिक सोच वाले कवि थे, लेखक थे, तो ये अपने कविता में लिखते हैं कि हमर बाबू हमर सोना, हमर सुगा पढ़ ले। जब कोई सुनेगा ये चीज तो लगेगा कि हमें भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। सुनगे अकली सुनगे सुगिया, सुनगे अकली सुनगे सुगिया, ऊंच कलेजा आयज भेल। मतलब कि जब हमारे बच्चे, हमारा बाबू, हमारा सोना, हमारा सुगा पढ़ने जाएगा तो ए अकली ए सुगिया सुनो, उस समय हमारा कलेजा ऊंचा हो जाएगा जब हमारे बच्चे पढ़ लिख कर कुछ करेंगे, पढ़ लिख कर समाज को अलग करना, समाज को कुछ नई दिशा में लेकर जाएंगे। तो ये इस प्रकार की कविता के माध्यम से ये समाज को जागरूक करने की कोशिश करते थे, क्रांतिकारियों को जागरूक करने की कोशिश करते थे, किसानों के दुख दर्द को लोगों के सामने लाने की कोशिश करते थे, जिससे कि लोगों के मन में एक उबाल आए और स्वतंत्रता और गुलामी के जंजीर, स्वतंत्रता के लिए गुलामी की जंजीर को तोड़ने के लिए वो कुछ भी कर बैठे, अपने बच्चों को पढ़ाए। इस प्रकार की ये कविताएं लिखते थे। देखिए इस जो कविता है, इसमें हमर बाबू हमर सोना हमर सुगा का अभिप्राय है बेटा बेटी दोनों पढ़ने जाने लगा। तो इससे क्या पता चलता है कि आधुनिक सोच शिक्षा का प्रतीक ये दिखा रहे हैं। अब देखिए कुछ प्राकृतिक चित्रण भी इनकी कविताओं में देखने को मिलता है। ये झारखंड का सुंदर जो ये वन जंगल है, बोन झार है, इसको लेकर के भी इनकी कविताओं में कुछ झलक मिली है। जैसे कि मनोहर बोन झार, मतलब हमारे झारखंड का जो ये मन को हर लेने वाला, मनोहर हमारे मन को मनोरंजित करने वाला, बोन झार झरना नदी पार,
कोयल पपीहा करे शोरगु, यानी कि हमारे जंगलों में हमारे जो जंगल है, झरना है, झाड़ है, नदी है, पहाड़ है, इसमें पपीहा, कोयल सब शोर कर रहा है, मोर नाच रहा है, हमको इसी देश में मन लगता है, यह देश लागे मन मोरगु। तो झारखंड का ये बखान कर रहा है। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि खोरठा के ये आधुनिक काल के पहले कवि थे, लेकिन कुछ समीक्षक, कुछ समीक्षा करने वाले बहुत सारे जो कवि हैं, अभी लेखक हैं, खोरठा के जानकार हैं, वो इनको आधुनिक काल के नहीं मानकर मध्यकाल का मानते हैं। जिसमें कि आप याद रख लीजिएगा, ओहदार जी, ए.के. झा जी, आकाश खूंटी जी, इन सब ने इनको मध्यकाल का माना, लेकिन डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर इनको आधुनिक काल के कवि के रूप में इनको संज्ञा दी है। तो याद रखिएगा कि ए.के. झा जी, ओहदार जी, आकाश खूंटी जी, इन सब ने इन्हें मध्यकाल का कवि माना, लेकिन डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर ने इन्हें आधुनिक काल के कवि के रूप में इनको माना है। और उसके बाद याद रखिएगा, इन्हें मरने, चूंकि इनकी मृत्यु 1984 में हो जाती है, तो अब तक मतलब जिंदा रहते इनको कोई भी खोरठा का सम्मान नहीं मिला, लेकिन 1989 में पानुरी स्मृति सम्मान इनको दिया गया है। याद रखिएगा, 1989 में पानुरी स्मृति सम्मान इनको दिया गया। किसकी ओर से? तो खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो की ओर से इन्हें 1989 में पानुरी संस्कृति सम्मान दिया गया है। देखिए, ये जो नया सिलेबस है, इसमें सोर्सेज को कलेक्ट करने में, सोर्सेज को इकट्ठा करने में हमें जो भी टाइम लग जाए, बहुत जल्द ही ये पूरा सिलेबस हम 90 दिनों का एक टारगेट बैच हमने लाया है, जो कि 10 जून से इसकी क्लासेस, नए बैच को एकदम पूरे तरीके से जो नया सिलेबस है उसको लेकर हम स्टार्ट कर रहे हैं। और इसके पहले क्लासेस चल रही हैं, जिसमें कि हम व्याकरण और जो भी टॉपिक है उसको कवर करते रहेंगे, लेकिन 10 जून से एक फुल फ्लेजेड आप लोगों का एकदम बिल्कुल क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। और बहुत ही कम समय में, कम से कम हम 2 बार इसको रिवाइज कर लेंगे, बहुत अच्छे से आपके दिमाग में सीधे छप जाएगा। हमें पीएचडी नहीं करना, हमें स्कॉलर नहीं बनना, बस हमें स्मार्ट तरीके से तैयारी करके हमें 90 प्लस अचीव कर लेना है। तो यकीन मानिए, अगर आप पेपर 2, अगर आपका रीजनल लैंग्वेज में आपने खोरठा लिया है और पेपर 2 में अगर आप अच्छा कर लेते हैं, तो पेपर 3 में भी हम आपका हेल्प करने वाले हैं। पेपर 3 में भी हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे क्या करना है। तो यकीन मानिए, एग्जाम में आप क्वालिफाई ही नहीं, बल्कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में चमकेगा, ये हमारा आपसे वादा है। अगर आप पेपर 2 में अच्छा कर लेते हैं, 90 प्लस अगर आप पेपर 2 में सही कर लेते हैं, तो आपके मेरिट लिस्ट में आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और ये जो सिलेबस है, इसको बहुत सिस्टमेटिक सिलेबस दिया गया है, थोड़ा कम सिलेबस है, बहुत हम इसे रिवाइज करेंगे, सेट लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और यकीनन हम लोग 90 प्लस करेंगे। और ये जो खोरठा नया वाला है, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, यह कोर्स आपकी चिंता खत्म कर देगा। इसमें आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, चैप्टर वाइज नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, उस पर एमसीक्यू भी आपको मिलेगा। और यकीन मानिए, 90 प्लस की गारंटी है, अगर जैसे जैसे आपको कराया जाए, अगर आपने कर लिया। 90 दिनों के इस टारगेट बैच में आप अगर जुड़ना चाहते हैं, तो परीक्षा हॉल्ट के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पर परीक्षा हॉल्ट का एप्लीकेशन मिल जाएगा। और अभी क्लास खत्म नहीं हुआ है, अभी और थोड़ा सा हम आप लोगों को एक हिंदी समरी भी व्याकुल जी का दिखाने वाले हैं, आगे है। अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, तो ये नंबर है 620-166-8179, दिए गए नंबर पर आप लोग जरूर से कांटेक्ट करके पता कर लीजिएगा। बहुत कम गुरु दक्षिणा के साथ अगर आपका एक बार जॉब लग जाता है सचिवालय सहायक में, तो आपका लाइफ बन जाएगा। तो इसीलिए सोचिए नहीं, जल्द से जुड़िए। और अभी क्लासेस चल रही हैं, और इसी प्रकार की क्लासेस आपको मिलेंगी। और जब हम थोड़ा सा इतना मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इस मेहनत को सपोर्ट करने के लिए, अप्रिसिएट करने के लिए आप लोग जरूर जुड़ेंगे। कुछ दिनों से क्लासेस नहीं आ पा रही थी, इसीलिए नहीं आ पा रही थी क्योंकि मेरा तबीयत और शादी के कारण थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, लेकिन अब क्लासेस आप लोगों को रेगुलर मिलेंगी। तो इस कोर्स के साथ आप जरूर जुड़िएगा, क्योंकि बहुत सारा मेहनत लगता है, और सब कुछ छोड़ करके जब कोई मेहनत करेगा और उसे आउटपुट या रिटर्न में कुछ ना मिले, तो भूखे पेट कोई कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए आप लोग इसको अप्रिसिएट करेंगे और इतने अच्छे से इसे तैयार करेंगे कि हमारा मेरिट लिस्ट में आने का चांसेस बढ़ जाए। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी का जो है समरी कर लेते हैं हिंदी में, जो कि एक बार आप देखेंगे तो आपको आसानी से सब कुछ याद हो जाएगा। भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी का जन्म 17 मार्च 1908 को, ठीक है, 17 मार्च 1908 को हुआ है, याद रखेंगे। और इनका मृत्यु 17 सितंबर 1984 को हुआ, याद रखिएगा, 17 सितंबर 1984 को हुआ है, इतना याद रखिएगा। इनका जन्म स्थान है महताडी, गिरिडीह जिले के गांव महताडी में। पिता है बलदेव प्रसाद उपाध्याय, उपनाम व्याकुल और राष्ट्रीय कवि। देखिए, उपनाम इनका जो
ईश्वर दत्त शर्मा है इनका नाम और उपनाम है व्याकुल और इन्हें राष्ट्रीय कवि कह के भी पुकारते थे। कौन? तो हजारीबाग के पहले सांसद स्वतंत्रता सेनानी बाबू राम नारायण सिंह जी के द्वारा इन्हें राष्ट्रीय कवि भी कहकर पुकारा जाता था। अगर बात करें इनकी शिक्षा की तो ये बीए किए हैं, डिप्लोमा इन ऑफिस प्रोसीजर भी इन्होंने करा है। नौकरी की बात करें तो ये ऑपरेटर इन बोकारो स्टील प्लांट में ये ऑपरेटर के रूप में भी इनका ये काम कर चुके हैं। बात करते हैं प्रारंभिक जीवन की तो भुवनेश्वर व्याकुल जी का जीवन बहुत ही कष्ट में बीता। इनके जन्म के 6 महीने बाद ही इनके पिता का देहांत हो गया और इसके बाद इनका देखभाल इनके आजा पंडित अयोध्या प्रसाद उपाध्याय ने किया। आजा यानी कि दादाजी ने इनका देखभाल किया, पंडित अयोध्या प्रसाद उपाध्याय ने। याद रखिएगा भुवनेश्वर व्याकुल जी के पिताजी का नाम क्या है? तो ये आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। और इनकी जब मृत्यु 6 महीने के बाद हो जाती है तो इसके देखभाल जो है इनके आजा पंडित अयोध्या प्रसाद उपाध्याय ने किया। इन्होंने महज 11 वर्ष की उम्र में घर छोड़ने का फैसला लिया और भागकर काशी वाराणसी चले गए। हालांकि कुछ दिन बाद वह वापस भी आ गए। इन्होंने अपना विवाह दूसरी जाति की लड़की से किया जिनका नाम सरस्वती सुशीला देवी है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की सगी भतीजी से। बस इतना आपको याद रखना है। अगर बात करें स्वतंत्रता संग्राम में इनके योगदान की तो सन 1925 में व्याकुल जी स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े जिस वजह से वह कई बार जेल भी गए। 1930 में जेल में ही उनकी मुलाकात हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार राम वृक्ष बेनीपुरी से हुई। इसके बाद उन्होंने कई पुस्तक लिखे जेल में रहकर ही। ऐसा माना जाता है कि उनकी रचनाएं अंग्रेजों के शोषण को दर्शाता था जिस वजह से उन्हें अंग्रेजों ने जला दिया था। सन 1940 में रामगढ़ में हुए कांग्रेस अधिवेशन को सफल करने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। ये सब हमने अभी खोरछा में देखा और उसका समरी भी आप लोगों ने देख लिया। इनके हिंदी कृतियों की बात करें तो ये याद रख लीजिएगा, प्रताप है, वर्तमान है, कर्मवीर है, लोकमान्य है, विश्वामित्र, हिंदू, पंच, हिंदुस्तान, बालक, जनता, सफर का साथी, छोटा नागपुर, कलम ए याकूब। तो ये सब इनकी कुछ हिंदी कृतियां हैं। उर्दू कृतियों की बात करें तो हुस्न इश्क और फलक से ये शायरी है। अगर ये खोरठा लेखन में इनकी बात करें तो यह आधुनिक काल के खोरठा के पहले कवि माने जाते हैं। उन्होंने खोरठा लेखन तब शुरू किया जब खोरठा साहित्य था भी नहीं। खोरठा केवल लोकगीत, झूमर गीत, आम बोलचाला भाषा में ही प्रयोग होता था। उस समय से इन्होंने खोरठा लिखना शुरू किया। खोरठा में इनकी रचनाएं प्रेम, प्रेम में अलगाव, माँ का प्रेम, सामाजिक बदलाव के ऊपर लिखी गई थी। इनकी रचनाएं बिशुनगढ़ स्थित, याद रखिएगा ये भी कि इनकी रचनाएं बिशुनगढ़, क्योंकि ये बाद में बिशुनगढ़ चले गए थे, तो बिशुनगढ़ स्थित सुखद खोरठा साहित्य कुटीर से प्रकाशित होती थी। याद रखिएगा इनकी रचनाएं बिशुनगढ़ स्थित सुखद खोरठा साहित्य कुटीर से प्रकाशित होती थी। और खोरठा में इनका गीत संग्रह है किसानों का अंतर्नाद, मादल, मादल ध्वनि, मधुर ताल, ये सब हमने देखा। सम्मान की बात करें तो भुवनेश्वर व्याकुल को अपने जीवन काल में कोई भी सम्मान नहीं मिल पाया। इन्हें इनकी मृत्यु के बाद 1989 में खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो के द्वारा श्रीनिवास पानूरी स्मृति सम्मान दिया गया। ये हमने व्याकुल जी को अच्छे से देख लिया है। अब इससे संबंधित प्रश्नों को भी हम देख लेंगे। अब आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। सारे लेखक और कवियों का जो कि सिलेबस में दिया गया है वो आप लोगों को मैं कराने वाला हूं और उसके बाद एमसीक्यू भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अगर आप हमारे साथ जुड़ करके इस सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करना चाहते हैं और 90 प्लस अगर करना चाहते हैं तो जल्दी से जुड़ जाइएगा। गूगल प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है, वहां से जुड़ के आप वहां पर अपडेट कर दिया गया है, वहां से जल्दी से जुड़ करके क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ये नंबर दिया गया है 620-166-8179, इस पर भी आप कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।